ठीक है। कुछ ही दिनों में नगर निगम का चुनाव होना है। इस चुनाव में मेयर और उप मेयर को जनता इस बार सीधे अपने मत के द्वारा चुनेगी। बिहार में यह ऐसा पहली बार होने वाला है और हमारा सासाराम भी अब नगर निगम हो गया है। इसी क्रम में जनसागर न्यूज़ के टीम ने एक सीरीज़ प्रारंभ किया है जिसका नाम है कौन होगा सासाराम का मेयर। और इस क्रम में हमारे साथ अतिथि के रूप में जो लोग शख्स मौजूद हैं उनका नाम है दशमेश बरनाला। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे हमारे दर्शक भी और सासाराम के कुछ ऐसे जनता भी, चूँकि शहर का परिसीमन अभी तत्काल बढ़ा है, जो शायद आपसे परिचित ना हो। तो हम चाहेंगे कि आप एक अपना परिचय शॉर्ट में जनता को ज़रूर बताएं। चलिए, पहले तो जनसागर न्यूज़ के आप सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने मुझे अपने बीच लाने का मौका दिया। मेरा नाम दशमेश सिंह बरनाला हुआ और मैं शुरू से यहीं पला बड़ा हुआ हूँ। सासाराम की हर गलियों से रूबरू ही हूँ। मेरा अड्डा रोड सासाराम में मोबाइल का शॉप भी है, सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस है। और अभी जो अचानक से नगर निगम का जो चुनाव का माहौल बना हुआ है उसमें हमारे बहुत सारे मित्रों और सहपाठियों ने मुझे मैसेज और कॉल करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे बहुत सारे अभिभावक भी हैं कि ये एक मौका है शहर को सुधारने के लिए। क्योंकि अभी तक हम लोग ये सुनते आए हैं, अभी तक हाल फिलहाल में न्यूज़ भी आया था कि हमारा जो जन्मभूमि सासाराम है वो देश के सबसे गंदे शहरों में उसका नाम आया है। 375 में 375वें स्थान पर था और प्रदूषण के मामले में लास्ट पीछे चला गया नंबर में आ गया है। तो ये सब हमें खुद इस बात पे शर्म आता है कि यार ये हमारी जन्मभूमि है। अब हमें किसी को दोष नहीं देना है। हमने सबके कार्य शैली को देखा, सबका कार्य देखा, सब ने अच्छा किया, मुझे किसी की बुराई भी नहीं करनी है। बट ये है कि जब तक से अच्छे लोग आके शासन को ना संभालें तब तक भ्रष्टाचार होते रहेगा। तो इसके लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत मेरे लिए टफ डिसीजन था लेना कि इस डिसीजन पे हम आए या ना आए। हमने अपने परिवार में राय भी लिया। मेरे परिवार वाले लोग कुछ सहमत भी थे, कुछ असहमति भी जताई कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी लगातार 8 सालों से सेवा की भावना है मन में कि नहीं, हम लोग शुरू से हमारे धर्म के गुरुओं ने भी सिखाया, बाकी गुरुओं भी ने सिखाया। शुरू से हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ते हैं। मतलब मन में एक भावना थी कि हमें देश सेवा करना है। इवन हम लोग का एक सुबह सुबह अरदास होता है जिसको हम लोग प्रार्थना कहते हैं। तो उस अरदास में हम लोग ये खुद के लिए मांगते हैं, मतलब एक लाइन हमने खुद से जोड़ा अरदास में कि मुझे हमेशा देश, परिवार और समाज की सेवा का मौका मिले। तो ये जो सेवा का मौका मिलता है ना, वो सबको नहीं मिलता है। मतलब एक सेवादार के रूप में आप लोग अक्सर सासाराम की गलियों में देखे गए हैं। लंगर आप लोगों के माध्यम से आयोजित किया जाता है। दशमेश सिंह एक व्यवसायी हैं, राजनीति में पहली बार एंट्री क्यों लेना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। राजनीति अगर इसे एक नज़रिए से देखा जाए तो अच्छी चीज़ भी है और ख़राब चीज़ भी है। इसे ख़राब बनाने वाले ने ख़राब बनाया। अगर हम बैकएंड में जाके देखें तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत अच्छे नेता थे, जिन्हें लखनऊ जैसी सीट, जहाँ एंटी हिंदू बोला जाता है, मुस्लिम का सीट होता था, वहाँ पे हमेशा वो जीत के आते थे। और जब वो अपने संसद में बैठते थे तो उनकी जितनी भी डिबेट होती थी उसमें विपक्षी लोग भी उनके लिए तालियां बजाते थे। तो हमें लगा कि नहीं, अगर ऐसे लोगों ने राजनीति का साथ दिया और वापस जब अटल जी का भी जो अब वो अपने घर पे आ गए, मतलब जो उन्होंने रिज़ाइन किया, मतलब अपने जगह पे आ गए, वो अपने घर पे आ गए, तो उनका जो जीवन काल है बिल्कुल नॉर्मल रहा। हमने बहुत सारा उनका किताबें पढ़ी कि वो अपने से खाना बनाते थे, अपने से बर्तन धोते थे, इवन वो प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो हमें लगा कि यार जो राजनीति है उसे लोगों ने गंदा बनाया है। राजनीति में ज़रूर आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को तो ज़रूर आना चाहिए। हमारे खासकर जो हमारे युवाओं हैं,
क्योंकि देखिए समाज का एक वर्ग ऐसा हो गया है जो सिर्फ सोशल मीडिया पे लिखना जानते हैं कि नहीं हमारा नली ऐसा होना चाहिए, गली ऐसा होना चाहिए। सड़क पे कोई नहीं उतरता है। हाँ, सड़क क्यों नहीं उतरता है। और सड़क पे कुछ लोग उतरते भी हैं तो वो राजनीति का शिकार हो जाते हैं। मतलब अब हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, ए पार्टी बी पार्टी, आपको एक उसके तरफ से मैं बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी के वो लपेटे में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मेरा मानना यही है कि अगर दिल में जज्बा हो और सही डिसीजन की आपके पास ललक हो तो आप ज़रूर कुछ अच्छा करिएगा। तो हमारे लिए एक ये जिद बन गया है कि हम जहाँ पे पैदा हुए हैं, जहाँ मेरी जन्मभूमि है, उसे अब तो नहीं आने देंगे। सासाराम सबसे गंदा शहर नहीं होगा। राजनीति को लोगों ने गंदा बना दिया है। सासाराम नगर निगम के यहाँ के प्रतिनिधियों ने गंदा बना दिया है, क्योंकि जितना कचरा जिस लेवल से अभी आप सर्वे की बात कर रहे थे, सासाराम शहर निचले पायदान पे खड़ा है। नगर परिषद से अब नगर निगम हो गया है, क्षेत्र बढ़ गया है। नगर निगम की कौन सी ऐसी कार्यशैली है जिसमें आपको कमी नज़र आती है? आखिर क्यों आप मेयर बनना चाहते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि सासाराम के लोगों को मूलभूत समस्याएं, हमने बहुत सारी समस्याओं को नोट डाउन भी किया है क्योंकि हम शहर के हर गलियों से वाकिफ़ हैं। मूलभूत समस्याएं दो ही हैं, पहला गंदगी और दूसरा शुद्ध पीने का पानी। लोग आम जरूरत की चीज़ें, सप्लाई बढ़िया से पानी का मिल नहीं पाता है और कचरा उठ नहीं पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है ना, शहर में जो मच्छरों का आरोप है, प्रकोप अभी चल रहा है पूरा, तो मच्छरों का जो प्रकोप है, आप ये सोचिए कि मच्छर आते कहाँ से हैं। हर गली हर नाले में जो गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, निगम के जितने भी कर्मचारी लोग हैं उनकी ड्यूटी सही से हो पा रही है नहीं हो पा रही है, इसके पीछे भी मैंने बहुत अध्ययन किया है। नहीं, मच्छर सासाराम में वाकई में बड़ी प्रसिद्ध है। बिल्कुल, तो मैं इसके पे जा रहा हूँ आपको। देखिए, मैंने जहाँ तक इंक्वायरी किया, लोगों से मिला है, यहाँ तक कि वार्ड कमिश्नर साहब से भी मिला है, जमादार लोग से मिला है, तो एक बहुत अच्छी बातें निकल के आई। देखिए, हम डायरेक्ट किसी पे आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। होता क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी दोषी है। अभी हम एक जमादार हैं, उनसे मिल के आए, उन्होंने बताया कि सर हम लोग को 4 वार्ड, पहले होता था 1 या 2 वार्ड देखने होता था, क्षेत्र बढ़ाती है, क्षेत्र नहीं, कर्मचारियों की कमी है इसलिए उनको जिम्मेवारी ज़्यादा दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बताइए, वार्ड तो बढ़ गया, जमादार 1 हैं और उनके पास जो सफाई कर्मचारी हैं 2 या 4, एक जमादार पीछे। जब वार्ड बढ़ गया, नलियाँ बढ़ गई, गलियाँ बढ़ गई, गंदगी उसी हिसाब से है, तो वो जो कर्मचारी है या तो ए गली में होगा या तो बी गली में होगा। तो इस पे ये सोचना है कि सबसे पहले हम कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएं, और दूसरा चीज़, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, देखिए एक बात मैं आपको एकदम स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ कि मैं मेयर बनने नहीं जा रहा, पूरा सासाराम मेयर बनेगा, हमारे सफाई कर्मचारी मेयर बनेंगे। और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि अगर सीट जनरल रहा तो मैं मेयर के लिए फ़ाइट करूँगा, क्योंकि हमारे अभिभावकों की डिमांड है कि आप आइए। अगर जनरल नहीं रहा, आरक्षित हो गया, तो फिर डिप्टी मेयर के लिए भी ट्राई करूँगा। एक कोई ना कोई जनरल बचेगा। हाँ, कोई नहीं, फिर भी नहीं बचा तो कोई बात नहीं है, मेरी सेवा तो कंटिन्यू चलती रहेगी, जैसे 8 सालों से चली, आगे भी चलेगी। तो उसमें मेरा फोकस ये है कि अगर मैं किसी पोस्ट पे आता हूँ तो मेरे कुर्सी पे सबसे पहला वो सफाई कर्मचारी बैठेगा जो पूरे शहर को साफ करता है। असल में मेयर वही है, क्योंकि सासाराम के हर छोटी बड़ी गलियों में कचरा प्रबंधन तनिक भी नहीं है। आप इसको कैसे ठीक करेंगे? हाँ बिल्कुल। अभी इसको लेके हम डोम बस्ती में भी गए थे, जहाँ हमारे सफाई कर्मचारी भाई लोग हैं, वहाँ पे हम लोग उस बस्ती में भी गए थे। उनकी बातें मैंने सुनी तो उन लोग का पता चला कि 2-3 महीने से उन लोग का जो वेतन है रुक के आता है, नहीं समय पे नहीं आ पाता है। वाकई में देखिए, कोविड काल ने सबको तोड़ा है, हम लोग जैसे मध्यम बड़े नीचे सबको तोड़ा है, तो बेचारे तो उनको डेली जीना खाना है, उनका घर कैसे चलेगा। तो हमें ये बात समझ में आई कि सबसे पहले अगर सफाई करवाना है शहर में, तो सबसे पहले इन कर्मचारियों पे ध्यान देना होगा, इनकी संख्या बढ़ानी होगी, इनका जो वेतन है उसको मतलब वृद्धि का डिमांड करना पड़ेगा, मांग करनी पड़ेगी, इनका जो सैलरी है वो बढ़े। अगर ये खुश रहेंगे तो आपका शहर ऑटोमेटिक साफ़ सुथरा दिखेगा। बहुत बार हमने ये पता किया कि जो सरकार फंड देती है, बीच में बिचौलिए कुछ होते हैं, उनका फंड रोक के थोड़ा थोड़ा पार्ट बाय पार्ट देते हैं, जिसकी वजह से हमेशा वो हड़ताल पे चले जाते हैं।
और जब वो हड़ताल पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सर गंदगी पड़ी से रहेगी, पूरा बजबजाने लगता है। पूरा बजबजाने लगेगा। कई बार तो हम लोग सेवादार संगठन ने अपने से खुद से गलियों को साफ भी किया, फिर वहाँ से उन लोगों का फ़ोन आ गया कि भैया आप प्लीज़ मेरे पेट में मत लात मारिए, क्योंकि हम लोगों ने अपने अधिकार के लिए हड़ताल किया है। तो लास्ट में उनकी भी बातें सुननी पड़ती है कि भाई चलो कोई नहीं, और हम लोग सरकार को लिखते भी हैं। आप चाहे शहरी विकास मंत्रालय डिप्टी सीएम हमारे तारकिशोर प्रसाद जी हों, चाहे उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन हो, चाहे लास्ट टाइम अभी आए थे वो क्या नाम है, पर्यावरण मंत्री, नहीं, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह। हाँ, आर.के. सिंह। मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि आर.के. सिंह का हमने पढ़ा था कि उनको शहरी विकास पे बहुत ज़्यादा फोकस है, वो उस पर इंटरेस्ट करते हैं। तो हमने उनको भी आवेदन दिया कि सर किसी वजह से शहर को थोड़ा सुधारा जाए। उस आवेदन में मेरे 2-3 मुख्य मांगे भी थी। पहली मांग ये थी कि सासाराम में बनारस की, आपके बगल में बनारस है, बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं, बनारस में आप देखे होंगे कि हर छोटे बड़े कस्बों में एक पुलिस चौकी होती है, छोटी सी पुलिस चौकी होती है, जहाँ पे अब 24 घंटा, वहाँ लिखा हुआ 24 घंटे सेवा उपलब्ध। वहाँ पे 4-5 पुलिसकर्मी 100% मिल जाएंगे। तो हमारी डिमांड थी कि हमारे शहर में भी ऐसा हो। दूसरा चार डिमांड था कि हमारा जो शहर है, एक भी ऐसा जगह जिसको हम लोग सुलभ शौचालय बोलते हैं, अभी तक तो हमारा नगर पालिका था सुलभ शौचालय, जब नगर निगम हो गया तो हमारा टारगेट है कि हम डिलक्स शौचालय शहर के हर गली के मुख्य मार्गों पे डिलक्स शौचालय देंगे। खासकर किस वर्ग को टारगेट करके बता देता हूँ आपको। जेंट्स तो देखिए तो कहीं भी उसको साधन मिल जाता है। महिलाएं, हमारी जो महिलाएं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनसे पूछिए, अगर वो किसी वजह से मार्केट में निकल गई, उनको ज़रूरी काम है, शादी का मार्केटिंग करना है या बच्चों के लिए किताबें खरीदनी है, बुक्स खरीदना है, अगर उनको बाथरूम की जरूरत है तो कहाँ जाएंगी वो। शहर में आप एक भी साधन ऐसा दिखा दीजिए कि लगे कि वो लोग गई और उसको यूज़ की। तो मेरा पहला टारगेट तो डिलक्स शौचालय का होगा। डिलक्स शौचालय में हम लोग जो विकलांग होंगे, चाहे जो दिव्यांग होंगे, उनके लिए अलग सुविधाएं भी होंगी, उनके लिए अलग बाथरूम होंगे ताकि उन्हें ईजी हो। और डिलक्स शौचालय सिर्फ दे के, क्योंकि अभी हमने सर्वे किया है, सासाराम में बहुत सारा सुलभ शौचालय ऑलरेडी बना हुआ है, सरकारी फंड आया है, बिल्डिंग बन के खड़ा है। हाँ, कोई जाता नहीं जाता है। मेंटेनेंस के लिए पैसा भी आता है, हमने वो भी पता किया। कोविड काल में सामुदायिक शौचालय का मतलब हर वार्ड में मोटा मोटी एक बिल्डिंग बना हुआ है। बहुत ऐसा वार्ड है जहाँ बना हुआ है, आज तक वो खुला नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसी बस्तियां हैं जहाँ लोगों के पास शौचालय नहीं, उन्हीं के लोगों के लिए बना था। आज तक उसका ताला नहीं खुला है या फिर वार्ड पार्षद लोगों का कब्जा है। बिल्कुल। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि आप शेरशाह सूरी के रोजा की जब बाउंड्री को पार करिएगा तो 2 चलित वालक रखा हुआ है। हमने इस पे रिपोर्ट भी दिखाया था कि वहाँ कचरा प्रबंधन भी बढ़िया उठाव नहीं होता है। अब वो जो स्वचालित शौचालय वो खुद कचरा में तब्दील हो गया। खुद मतलब उसमें लोग क्या यूज़ करेंगे, उसी को वहाँ से हटाने की जरूरत पड़ गई है। वो खुद गंदा हो गया। उसके बाद तकिया फील्ड जाइएगा, तकिया कॉलेज के बाहर भी पड़ा हुआ है, बाजार समिति में भी पड़ा है। हम ऐसा कुछ भी ऐसे अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, हमने पूरा शहर को देखा है, घूमा है, गली गली घूमे हैं। आप थोड़ा सा चौक बाजार के आगे जाके आलमगंज एरिया में जाइएगा, आलमगंज में राम मंदिर से पहले एक नाला जाता है जो हनुमानगढ़ी में आता है। वो नाला मुझे याद है कि जब से हमने होश संभाला है उस नाला को हमेशा बजबजाते हुए देखा है। सफाई ही नहीं है। पता नहीं मतलब हमारे जितने भी पूर्व के अधिकारी लोग थे, चाहे जो भी थे, आखिर उनका ध्यान क्यों नहीं गया। हमारे डीएम साहब, उनका ध्यान अभी क्यों नहीं जा रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तो हमने पॉइंट नोटेड किया है कि हम लोगों ने काम करना है, हमें काम करना है, हमें जिद है कि हम काम करेंगे। सासाराम पे ही आ जाते हैं। बिल्कुल। नगर निगम कार्यालय जो अभी वर्तमान में नगर परिषद कार्यालय में ही चल रहा है, वहाँ हर छोटे बड़े काम के लिए भी घूस लिया जाता है। इस तरह के भ्रष्टाचार को आप कैसे रोक पाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब आपकी नीयत साफ हो तो कड़ा डिसीजन लेना भी आसान हो जाता है। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है, चाहे ऑफिशियल भ्रष्टाचार है, चाहे ऑन साइट भ्रष्टाचार है। सपोज दैट किसी मोहल्ले की नलियाँ बन रही हैं, और नलियाँ ऐसे बन रही हैं क्योंकि हमने देखा भी है, पानी बह रहा है, उसी में ईंटा का जोड़ाई हो रहा है, नाला बह रहा है, उसी में ईंटा का जोड़ाई हो रहा है कि भाई हम नाला बना रहे हैं, भले 2 दिन में गिर जाए, टिकेगा ही नहीं। हाँ, टिकेगा ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी कमी देखिए इसमें जनता की भी है। जो वहाँ जनता देख रही है वो भी जागरूक नहीं है। वो अगर तुरंत कंप्लेन करे कि नहीं हम काम करने ही नहीं देंगे आपको,
आप इस सही तरीके से काम करोगे तो करेंगे, नहीं तो करने भी नहीं देंगे। इसकी शिकायत आप जिलाधिकारी महोदय से करिए, नगर निकाय में कीजिए, सबको कीजिए, ईओ को कीजिए, सबको कीजिए। उसका एक मेरे पास उपाय भी है। अगर आप लोग का आशीर्वाद साथ रहा तो मेरे पास एक उपाय है। हमने हर वार्ड में वार्ड कमिश्नर तो होंगे उस जगह के, लेकिन वार्ड कमिश्नर साहब के अलावा उस वार्ड के 5 बुद्धिजीवियों की टीम खड़ी करनी है जो उसी वार्ड के होंगे, और वो मुझे काम की सही रिपोर्ट देंगे कि भाई बाबू देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि हमने एक बार पहले क्या बोला कि मैं मेयर नहीं, सासाराम का हर पब्लिक मेयर है। तो क्या वो अगर अपन लोकल लोग आपको डिसीजन देने लगेंगे तो शायद कुछ अच्छा हो गया। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी देखिए लोकल लोग में भी क्या है ना कि हम खासकर बुद्धिजीवियों की तलाश करेंगे। हर गली में लगभग अपनी जान पहचान के लोग हैं, तो बुद्धिजीवी कौन से लोग हैं जो वाकई में शहर का विकास चाहते हैं। साथ में इसके बाद भी एक और राय है मेरे पास, क्योंकि हम सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस करते हैं, टेक्निकल हैंड से जुड़े भी हुए हैं, टेक्नोलॉजी से खेलना मुझे बहुत पसंद है। अगर किसी विवादित मोहल्ले में हुआ कि विवादित हो गया और बुद्धिजीवियों को लोग परेशान कर रहा है, तो वहाँ पे हम सीसीटीवी कैमरा और वीडियोग्राफी के द्वारा वहाँ का कार्य संपन्न कराएंगे, जिसका लाइव टेलीकास्ट हमारे ऑफिस में मेरे टेबल पे पड़ा रहेगा। उसके बाद ही बिल का फंडिंग होगा। ये सीसीटीवी वाला सिर्फ विवादित मोहल्ला के लिए ही होगा कि और पूरे सासाराम के नहीं, लिए? देखिए अगर जहाँ बुद्धिजीवी वर्ग से काम हो गया, मोहल्ले वाले संतुष्ट हो गए, तो कोई मतलब नहीं बनता वो है। तो विवाद का हो गया, सुरक्षा पर्पज से भी अगर हाँ, सुरक्षा पर्पज से तो हमने आपको अभी बताया ना कि हमने लेटर दिया था। हमने जो भी लेटर दिया, चाहे तारकेश्वर प्रसाद जी को दिया, चाहे उनको दिया, सब में मेरा डिमांड ये था कि शहर के हर कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा मुख्य चौराहे पे तो ज़रूर होना चाहिए, जिसका अभी हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार सरकार को और अपने जिलाधिकारी महोदय को कि इस पे काम होना भी शुरू हो गया है। आप देखे होंगे कि हर जगह कैमरे का स्टैंड लगा ऑफिस पे लगा है। और एक चीज़ और, हम इस मंच से लायंस क्लब को भी, लायंस क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं, खासकर एसपी वर्मा सर को हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारी जो डिमांड थी कि पुलिस चौकी की, उस पुलिस चौकी का डिमांड का सबसे पहला कार्य उन्होंने अपने संस्था के थ्रू शुरू करा दिया, जिसको आप बिल्डिंग बन रहा है अड्डा रोड में आप देखे होंगे, जो अड्डा रोड से पोस्ट ऑफिस चौराहा है वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो कार्य शुरू हो गया है। तो एक चीज़ और था, आपने अभी पूछा कि पार्किंग की व्यवस्था शायद आपने पूछा। हम उस पर आ रहे थे, क्योंकि कचहरी जो है, जो कचहरी दोनों तरफ कोर्ट है, जिला मुख्यालय है, अनुमंडल मुख्यालय है, अनुमंडल कोर्ट है, वहाँ संडे को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो सप्ताह के दिन बचते हैं, बड़े तादाद में रोड पे ही वाहन पार्क कर दिए जाते हैं। अगर नगर निगम चाहे तो एक अच्छी पार्किंग की सुविधा उनको दे के उसको चला सकती है। आप मेयर बनेंगे तो क्या लोग ऐसा उम्मीद रख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए हमने बार बार कहा कि जनता मेयर है, तो जनता जब मेयर है तो जनता का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जनता को ही ज़्यादा परेशानी होती है आने जाने में, जाम का समस्या हो जाता है। तो अभी शहर का बहुत सा पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है, जिसमें पहला पॉइंट है मछली मंडी का जो जगह खाली कराया गया है, उस जगह को हमने टारगेट किया है कि देखिए अड्डा रोड और धर्मशाला मेन मार्केट इधर का हो जाता है। अगर दोनों के लिए हम वहाँ पे एक पार्किंग दे देते हैं और एक पार्किंग दे देते हैं आपको स्टेशन के बाहर, लोकल पार्किंग दे देते हैं, तो हमारी समस्या लगभग ख़त्म हो जाएंगी। ये जो जगह खाली हुआ है मछरट्टा में, इसके लिए हम जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। उस जगह पे मेरा प्लान क्या है कि एक बढ़िया सा डिलक्स शौचालय भी होगा और उसके बगल में बाइक पार्किंग की जगह होंगी। कार पार्किंग के लिए भी जगह तलाशी जा रही है। अगर निगम में जाएंगे तो हमें भी पता चलेगा कहाँ कहाँ विभाग का जगह है, हम उस पर फोकस ज़रूर करेंगे, कार्य जरूर करेंगे। क्योंकि ये तो मान लीजिए हमारे हिसाब से आप बोल रहे, कब से ये चीज़ हमको बता रहे हैं कि हमने नोट किया है, हमने नोट डाउन किया है। दसवें सिंह किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? चलिए, तो इसके लिए ये पूरा लिस्ट बना के रखें। हाँ, क्योंकि लिस्टिंग किया है मैंने। क्योंकि देखिए अगर आप किसी चीज़ का सपना देखते हो कि हमें शहर का सुधारना है, तो तैयारी भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। पूरा वर्कआउट हुआ है बढ़िया। हाँ, तो अब लोगों की उम्मीद है तो तैयारी करनी पड़ेगी। जीत हार की चिंता है नहीं, अपना जो बेस्ट है वो ज़रूर देंगे। चलिए, क्या क्या कुछ मैं मुद्दे बताता हूँ आपको। एक दो मुद्दे तो मैंने बताया कि सबसे पहला मुद्दा महिलाओं के लिए डिलक्स बाथरूम शहर के लगभग 6-7 चौराहे पे तो ज़रूर होंगी। साथ में हमारा नगर निगम
में बहुत सारे गांव भी आ चुके हैं। हाँ, तो बगल बगल के बहुत पंचायत कटे हुए हैं, जिसमें गांव में अगर तेतरी, करमडेरी, कटडेरी, उधर करवंदिया कटा है, इधर कुमाऊँ कटा है, बहुत सा धौदा ढनकाड़ा कटा है। बिल्कुल, उसमें अदमापुर वगैरह सब आ गया, उसमें धौधाड़ वगैरह सब आ गया है। तो देखिए, गांधी जी के ज़माने से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बिना गांव के विकास के देश का विकास नहीं हो सकता है। तो ये मुझे हमने हमेशा देश, समाज और परिवार का सेवा का मौका मांगा है, उसमें हमारा देश गांव से भी बनता है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है, कर्तव्य है कि हम गांव का ही विकास करें, क्योंकि बिना गांव के हमारा देश नहीं बढ़ सकता है। मुद्दे पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो हमारा गांव हो या शहर हो, उसमें सबसे पहला चीज़ कि महिलाओं के लिए वेल मेंटेन बाथरूम हो, जो वेल मेंटेनेंस के साथ हो। ऐसा नहीं कि हमने बना दिया और वो मेंटेनेंस टीम नहीं है। सफाई बहुत जरूरी है, बिल्कुल एकदम बर्बाद हो जाता नहीं। हाँ, जैसे बनारस या मुगलसराय या कोलकाता, बड़े शहरों में आप देखे होंगे एकदम चकचकाता हुआ टाइल्स मार्बल पे लगा हुआ है, और मेंटेनेंस टीम दिन में 2 बार उसे साफ़ करती है। उसके साथ साथ दूसरा है कि वार्ड के जो भी हमारे कर्मचारी भाई हैं, जो वाकई में जिन्हें हम सैल्यूट करते हैं, जिनकी वजह से हमारा शहर सफाई कर्मचारी, हाँ, उनका वेतन सही समय मिले, ये सबसे बड़ा टारगेट है। अगर हम उनके वेतन को सही समय पे दिला पाएँ तो हमारा शहर समझ लीजिए कि ऐसे ही साफ रहेगा। तो मन से काम करेंगे, मन से काम करेंगे ना भाई। किसी के पेट पे आप लात मारिएगा तो कहाँ से काम करेगा। दूसरी बात है कि बहुत दिनों से उनका सैलरी भी नहीं बढ़ा है, तो उस सैलरी पे बढ़ाने के लिए भी हमने विचार करना है। तीसरा है कि हर वार्ड में 5 बुद्धिजीवियों की टीम रहेगी, जो मुझे सही कार्य का निष्पादन करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, हमें जानकारी देंगे। चौथा है कि जहाँ जहाँ विवादित मोहल्ले होंगे वहाँ पे कार्य सीसीटीवी कैमरा और वीडियो कैमरा की निगरानी में होगा, जिसका डिस्प्ले डायरेक्ट हमारे ऑफिस में होगा। 5वां, पानी की समस्या के लिए, पानी भी बहुत बड़ी समस्या है ही नहीं, अभी भी आधे शहर में पानी तो गिरता ही नहीं। बिल्कुल। तो उसके लिए मेरा प्लान है, और अभी चर्चा के दौरान हमने जानकारी भी ली कि बहुत जगह पानी की टंकी पे काम चल भी रहा है। तो उस पानी का टंकी का निर्माण जल्द से जल्द हो, इंटरकनेक्टेड हो, कि अगर एक टंकी का पानी सप्लाई नहीं दे पा रहा, दूसरा पानी उसको सप्लाई दे, ताकि किसी भी आदमी को इसका दिक्कत ना हो। चौथा आता है, दिल्ली में आप देखे होंगे मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट। हाँ, उनका प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट को तो हम फॉलो करेंगे ही, चाहे किसी भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार, मोदी जी का जो अच्छा प्रोजेक्ट है वो भी लाएंगे, केजरीवाल जी का प्रोजेक्ट है वो भी लाएंगे, तेजस्वी जी का प्रोजेक्ट है वो भी लाएंगे। जो अच्छी चीज़ें जहाँ से भी आ जाए, मुझे किसी से वो नहीं है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हर मोहल्ले में, अभी आपने ये चीज़ देखा होगा कि लोगों को अपना जन अधिकार पता ही नहीं है। देखिए, बहुत सारे विकास कार्य क्यों रुक जाते हैं, वंचित हैं लोग। हाँ, लोग को पता ही नहीं कि मेरा अधिकार क्या है। अगर हमारे कहने मतलब कि शहर का एक एक पब्लिक मेयर है, तो मेयर को उसका अधिकार पता होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, और हमने ये ठाना है, इससे पहले मेरी संस्था श्री गुरु तेग बहादुर सेवादार ग्रुप, हम लोग उसके थ्रू भी बहुत सारा काम किए थे। उसका भी यही सपना था कि हम लोग हर मोहल्ले में या कम से कम 2 वार्ड पे एक ऐसा सेंटर देंगे जहाँ पे लोगों को उनका अधिकार और जो ज़रूरतें हैं, या फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए क्या करना है, कहाँ जाना है, उसके लिए जितनी भी सुविधाएं हैं हम बताएंगे। तो इसके लिए जब अगर हम सिस्टम में आ जाते हैं, तो हमारा सिस्टम का एक ऑफिस रहेगा जो हर 2 वार्ड पे एक कम से कम जरूर रहेगा, कि 2 वार्ड के लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो आप उस ऑफिस में जाइए। चाहे अवेयरनेस में आपको अगर टैक्स के बारे में जानकारी लेनी है, पानी का टैक्स, मकान का टैक्स, जातीय निवाय, आधार, वोटर सुधारना है, कुछ भी करना है, चले जाइए आप। साथ में बिहार सरकार ने एक और अच्छी चीज़ दी है, लोक शिकायत। लोक शिकायत के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि जो हमारे डीएम सर हैं, धर्मेंद्र सर, उन्होंने गाड़ी घुमाई थी गली गली में, कि लोगों को पता चले कि लोक शिकायत क्या है, इससे हम अपना फ़ायदा कैसे लें। अगर मेरा कोई काम फंसता है तो इसकी जानकारी हमें पूरी होनी चाहिए, तब ना उसको निवारण कर पाइएगा। तो लोक शिकायत से हम 2-3 केसों को हमने खुद का निपटारा किया, अपने खुद का निपटारा किया। तो लोगों को भी चाहूँगा कि उसका फ़ायदा उनको भी मिले। उसके बाद आते हैं कि हमारे सासाराम, हमारा जो सासाराम है वो नगरी में अगर देखा जाए तो ये कोई फैक्ट्री उत्पादन नहीं है, कुछ नहीं, रोजगार का नाम पर तो कुछ नहीं। हाँ, या कोई गंगा के तट का किनारे का नहीं है कि हमारा कुछ उससे भी फ़ायदा हो रहा है। हमारा
सिर्फ पर्यटन और धार्मिक जगहों में इसको माना जा सकता है हमारे शहर को। क्योंकि मंत्री जी जब आए थे तो लंबा लंबा भाषण दे के गए थे कि सासाराम को इको टूरिज्म का हब बना देंगे। मंत्री जी को गया, मुझे उम्मीद है कि 3-4 महीने हो गया, अभी तक मतलब एक स्टेप भी फाइल बढ़ा है कि नहीं है, वन विभाग पदाधिकारी को भी नहीं पता है। तो उसमें क्या दशमेश सिंह इको टूरिज्म के लिए भी काम करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सोच है कि सार्वजनिक विकास, हर तरीके के क्षेत्र से हमें विकास चाहिए। चलिए, अभी हम कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट करने गए थे। ताराचंडी मंदिर के जस्ट सामने एक बारामसिया डैम है। जब वहाँ के नज़ारे को देखते हुए जब वहाँ के ग्रामीणों से मिले तो लोगों ने कहा कि बाबू तू जहाँ खड़ा बड़ा ना, 1,42,22,000 के रोड है, मोटरसाइकिलों नहीं आवत। देखो, इसी को भ्रष्टाचार बोलते हैं ना। अगर हमने कहा कि जब वो रोड बनता और जो भी अधिकारी थे जो इन्होंने बिल पास किया, अगर वो ऑडिट कराते हैं, इंस्पेक्शन कराते हैं, हाईवे से महज 100 मीटर की कनेक्टिविटी उसकी टूट गई है, जिसकी वजह से 2 किलोमीटर घूम के वहाँ जाना पड़ता है। वो झील नुमा तालाब जो है वो मंदिर के जस्ट सामने है। अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो इको टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब है, जो कि पिकनिक स्पॉट ढूंढने के लिए लोग बाहर जाते हैं। सासाराम में वो सुविधा मिले तो लोग बाहर क्यों जाएंगे? बिल्कुल, इस पे भी मैंने कार्य किया है। आप सागर पे देखे होंगे, गौशाला है, गौशाला के बगल में शीतला माता का मंदिर है, वहाँ गुरुद्वारा भी है। वहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस है। हम वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा पार्क और वहाँ पे गुरुद्वारे की ज़मीन का तालाब भी है। अगर उसका जीर्णोद्धार करेंगे, हाँ, उसमें आम पब्लिक को भी फ़ायदा होगा, गुरुद्वारे को भी कुछ फंड आएगा और हमारा नगर निगम में भी कुछ टैक्स आएगा, जिससे हम लोग शहर का विकास कर पाएँ। खैर, इस तो पॉइंट हम लोग नोट डाउन जरूर करेंगे। आपके पास भी जो है हमें ज़रूर दीजिएगा। नहीं, जरूर, हमारे पास जो होगा सुझाव जरूर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैं सबसे बड़ी मैं ये पब्लिक से, लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि राय एक छोटा बच्चा भी मुझे दे, एक सीनियर भी दे, क्योंकि बिना राय के अब तो ये काम की बातें हो गई 10 में, अब राजनीतिक बातें कर लेते हैं। नहीं, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। आपने जो पूछा मेरे टास्क में क्या है, जो हमारा शहर है ना, पटना के बाद मुझे लगता है कि शिक्षा के मामले में सबसे बड़ा हब होते जा रहा है। जाहिर सी बात, या कालिस्तान चाहिए या गोरक्षणी चली जाए या न्यू एरिया चले अगर साउथ बिहार में कम से कम अगर पटना के बाद कोई शहर पढ़ाई के, जो कि सासाराम का प्लेटफॉर्म पर बैठ के पढ़ने वाला जो तरीका है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छप गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ तो हमारे लिए फ़ख्र की बातें होती थी कि रेलवे स्टेशन पे लोग बैठ के, उसमें मेरा एक भतीजा खुद का है जो आज एक्साइज इंस्पेक्टर है, वहीं पढ़ा हुआ है, वहीं पे पढ़ा हुआ है। तो ये इसके लिए मुझे काम करना है। इसके लिए मुझे काम करना है क्या कि मुझे शहर में कम से कम 4 ऐसा डिजिटल पुस्तकालय जो पूरा हाईटेक होगा, जिसमें वाईफाई, कंप्यूटर, बहुत सारी विभाग की किताबें, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, बैठने का सही साधन, लाइब्रेरी का व्यवस्था बिल्कुल करेंगे कि लोग वहाँ पे 4 ऐसा एरिया चूज़ करेंगे जहाँ पे लोग बट के, आप उधर हैं तो उधर कर लिए, आप उस साइड साउथ में तो साउथ में कर लिए, नॉर्थ में तो नॉर्थ में कर लिए, जरूर करेंगे, क्योंकि शिक्षा पे हम लोग बहुत फोकस करते हैं। एक चीज़ और, कोलकाता आप कभी गए होंगे, कोलकाता के तर्ज पे हमने एक काम करना है। वहाँ पे हर गली के मोड़ पे एक चीज़ अजूबा देखने को मुझे मिला। सीमेंटेड छोटा सा मकान 6x6 का, उसमें ऊपर में सिंटेक्स की टंकी है, नीचे में वाटर चिलर है और वाटर चिलर के आगे 2 नल लगा हुआ है। अब सारा चीज़ ताले चाबी से लॉक है, सिर्फ आपका नल दिखेगा। उस वार्ड में जो भी वार्ड कमिश्नर होते हैं, चाहे काउंसिलर होते हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि वो पानी भरा या ना भरा है उनको देखना है। अब इन चीज़ों का फ़ायदा गर्मियों में देखिए आप, जाड़े में तो नॉर्मली कम यूज़ होता है। अब गर्मियों में देखिए कि अगर आम आदमी, एक किसान, एक रिक्शा वाला, एक ठेला वाला कहीं जा रहा है, कहाँ से पानी पिएगा? और उसको अगर आप रास्ते में नगर निगम का ठंडा पानी दिखे, वैसा ही मकान दिखे, तो उसके लिए समझ लीजिए कितनी बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात है। तो ये हम लोग के लिए जो सेवा का भावना है ना, ये सेवा का भावना ये सब विचार और कलेक्शन करता है कि नहीं हमें ऐसा करना है। अब दूसरे मुद्दे पर, ये काम की बातें होगी, अब राजनीति की बातें हो जाती हैं। शहर के नामी गिरामी लोग इस मेयर पद के लिए लगे हुए हैं। लगभग अभी तक 50 लोगों का नाम चल रहा है। आपको क्या लगता है किससे मुकाबला होगा आपका? मेरा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ मुझसे है। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। हमारे जितने भी लोग हैं सब शहर के लोग हैं। सबका मोटो एक ही है कि शहर का विकास।
आइए ना साथ में मिल के शहर का विकास करते हैं। जीत और हार क्या मतलब रखता है? अगर हम हार गए तो क्या मतलब आपके साथ खड़े नहीं होंगे? एकदम खड़े होंगे। उसमें जी बिहार का राजनीति हो या चुनाव कह लीजिए और जाति की बात ना हो, अधूरा अधूरा सा लगता है। आपको किस जाति का सपोर्ट है इस सासाराम नगर निगम चुनाव? क्योंकि लोग जाति का वोट बैंक देख के ही खड़े हो रहे हैं। ये सवाल मतलब लगभग जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं सबके जवान पे जरूर होता है, क्योंकि ये सासाराम सही वही आपको अभी मैंने बोला ना कि अगर बिहार का और उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और जाति मुद्दा ना हो तो चुनाव अधूरा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, जाति के बारे में आपको पहले ही बात बता दूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक जाति के लिए काम करना है, जो है मानवता। लोग जो है यहाँ पे अपने आप को इस तरीके से बांट लिए हैं जिसका नुकसान वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी पे मार के किए हैं। वो आज कोई भी चुनाव हुआ, हिंदू मुस्लिम बनिया कुशवाहा यादव जी ये वो करके लोगों ने अपने आप को बांटा है। मुझे तो आशीर्वाद देने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे लोगों ने आशीर्वाद किया। अभी आप देखे होंगे कि फेसबुक बहुत सा पोस्ट हमने जो डाला था वो उन लोगों का शेयर किया हुआ था, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं। इवन हमारी जो संस्था है श्री गुरु तेग बहादुर सेवादार ग्रुप हमेशा अपने के साथ साथ उन सारे समाज की संस्थाओं को सपोर्ट करती है, चाहे वो हमारा हिंदू जागरण मंच के भाइयों के साथ हो, चाहे टीम खादिम के भाइयों के साथ हो या सबल टीम हो, सबके साथ हो। तो हमारा जो भी ग्रुप है ना, हम लोग कास्टिज्म भाई पे अगर हम चलेंगे तो विकास कर ही नहीं पाएंगे। आप जाति की राजनीति नहीं करनी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें नहीं करनी है। अगर लोगों को लगेगा कि सही में आप विकास चाह रहे हैं तो इनसे उनको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पहली बात, राजनीति में आज के डेट में कोई आना नहीं चाहता है। अगर कोई पढ़ा लिखा अगर आ रहा है तो वो यही मोटो लेके आएगा कि मुझे सबका साथ और सबका विकास चाहिए। हमारे पैगंबर साहब हो, चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे श्री गुरु नानक जी हो, गुरु तेग बहादुर जी हो, गुरु गोविंद सिंह, सब ने यही सिखाया है। आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनको सनातन धर्म का रक्षक कहा जाता है। आप पढ़िए कभी उनके बारे में। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनके बारे में पढ़िए। आपको पढ़ने के बाद आपका ब्रेन खुद खुलेगा कि शहर और देश का विकास उसी समय हो सकता है जब आपके समाज में, आपके देश के लोगों में यूनिटी हो, साक्षर हो, तभी होगा। नहीं तो ऐसे तो फिर करते रहिए, पैर पे कुल्हाड़ी मारिए, फिर वही नाली में जाइए, फिर वही गली में जाइए और लिखते रहिए फेसबुक पे, अरे भैया हमारे ससुराल में ऐसे नहीं कि कोई हो ही ना सके, एकदम हमेशा गंदा रही, हमेशा ये करते रहिए, यही मिलेगा। आखिरी सवाल, आने वाले चुनाव के लिए पद जो भी हो, जो जनरल रहेगा उसी से लड़ना है। आप सासाराम नगर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सासाराम नगर की जनता के लिए देखिए, सबसे बड़ा मेरा संदेश ये है कि इस बार आप लोगों को एक बहुत बड़ा चांस मिला है। अगर वाकई में आप शहर का विकास चाह रहे हैं तो हर वार्ड से वैसे लोगों का प्रतिनिधित्व को आगे करिए जो पढ़े लिखे हों, जो सारे वर्गों को समान रूप में मान के आगे चलें। दूसरी बात, उनमें ये जिद हो कि हम समाज को, शहर को, अपने मोहल्ले को ज़रूर सुधारेंगे। हम नया नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, सबका साथ, जो पुराने लोग हैं उनका भी साथ लेंगे, किसी मतभेद में नहीं रहेंगे, तो हमारा शहर ज़रूर बदलेगा। तो आप सभी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया तो मैं सासाराम को ज़रूर बदलूँगा, ये मेरी ज़िद है। चलिए, तो ये थे दशमेश सिंह बरनाला जी। अगर आप लोग साथ देंगे तो ये सासाराम को ज़रूर बदलेंगे। नए नए सोच और नए आयाम और नए इरादों के साथ इस बार चुनाव में आएंगे। तब तक आप देखते रहिए जनसागर न्यूज़।